खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर। तुझको लाना पड़ेगा लड़ने का जिगर। होंगे सच सपने बस थोड़ा और कर सब्र, तुझे भी जीत। तो सबसे पहले तो ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है सर एसजेवीएन का। अरे यार बहुत बढ़िया। और सर दूसरा ये भी मैं लाया था, ये पीएचडीसी का। बहुत बढ़िया। तो सर इससे बड़ा मोटिवेशन सर एक एस्पिरेंट्स के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो अगर ये मैं अचीव कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अब मैं वही तो बोलता हूँ, मैंने कहा यार हम अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे हमारे लिए क्या है ना, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो ईएडी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आर.के. रमन एक और सिलेक्टेड विद्यार्थी का एक इंटरव्यू लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और इस सिलेक्शन सीरीज़ में हम ये जानने वाले हैं कि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम को पास करके आज किसी न किसी इंडस्ट्री और कंपनी में चयनित हुए हैं, उन्होंने लाइफ में क्या क्या मुश्किलें झेली है, कैसे अपनी स्टडी के साथ में बैलेंस बनाया है, क्या पढ़ने का उनका रूटीन रहा है, कैसे पेपर को अटैम्प्ट किया है। यानी कि जो तैयारी वाले विद्यार्थियों की लाइफ में बेसिकली प्रॉब्लम्स आती है उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। और मेरे साथ में आज इस सेशन में है पहले एसजीवीएनएल में चयनित विद्यार्थी और अब टीएसडीसी में सिलेक्टेड स्टूडेंट दीपक जी। तो दीपक बेटा, ईएडी के इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ये बताइए दीपक जी कि कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? फर्स्ट क्लास है? सर बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, ये बताइए मुझे दीपक कि आपने अपनी पढ़ाई को कब कंप्लीट किया, आपने कौन से ईयर में डिप्लोमा किया और कब से आपने तैयारी को स्टार्ट किया, और साथ में फिर ये भी बता देना कि आपने इस पड़ाव में कौन कौन से एग्ज़ाम को पास किया। ओके, तो बेसिकली सर मैं फर्जा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मेरा डिप्लोमा 2020 में कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद फिर मैंने 21 में अपनी जर्नी स्टार्ट की प्रिपरेशन की। और उसके बाद फिर 2 साल के लगातार प्रिपरेशन के बाद 2023 में मेरा सिलेक्शन पहली बार एसजेवीएनएल में हुआ। और करेंटली मैं अभी टीएचडीसी में सेलेक्टेड हूँ। और इवन मैं पोस्टेड भी हूँ टीरी में, और करेंटली जॉब में हूँ। तो एक छोटी सी जर्नी मतलब ये। जर्नी तो छोटी नहीं है, इस जर्नी में कई बार कुछ मुश्किलें भी महसूस की होगी और फेस की होगी। दीपक बेटा, मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मेरे से भी सवाल करते हैं और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से, ये सिलेक्टेड विद्यार्थियों से इसलिए इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ कि जो मैं उनको गाइड करता हूँ क्या वो सही है या नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के साथ में बैलेंस कैसे बनाया, क्योंकि आजकल बहुत स्टूडेंट का बेटा ये कॉमन प्रॉब्लम है। सर एक्चुअली मेरा टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस रहा है। और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो दोनों चीज़ें बैलेंस में लेकर चलनी पड़ती है। बट मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो टेक्निकल थी। लेकिन मैंने उसके साथ नॉन टेक को भी प्रेफरेंस दिया है। जैसे एक रेगुलर रूटीन बेसिस पे, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता था नियर, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता था मेरा। तो बस जैसे नॉन टेक को आप डेली प्रतिदिन पढ़ा करते थे या फिर मतलब कभी कभी पढ़ा करते थे? स्टार्टिंग में तो 1 घंटा 2 घंटा का ही शेड्यूल रहता था। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता था तो थोड़ा उस पर फोकस ज़्यादा रहता था, क्योंकि एक्चुअली मतलब टेक्निकल पढ़ते पढ़ते एक एक टाइम पे आके हम टेक्निकल में हमारी पकड़ तो बहुत अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, बट नॉन टेक्निकल में वीकनेस की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने एग्जाम से 1 महीना या 1.5 महीना पहले नॉन टेक पे भी अच्छा फोकस रहता था मेरा। जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग तो सभी कर ही लेते हैं अच्छे खासे। और जीएस हो गया, और जो भी सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जैसे एग्जाम की डिमांड है उसके पास। तो कुल मिलाकर आजकल अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप टेक्निकल में जितनी एफर्ट और मेहनत कर रहे हैं, आपको पैरेलली उतनी नॉन टेक पर भी ध्यान देकर चलना पड़ेगा बिल्कुल यदि वर्तमान सिनेरियो की बिल्कुल आप सर बात एग्जाम करें। का। ओके,
हाँ, एग्जाम का रेशियो को देखते हुए, क्योंकि हर एग्जाम की अलग अलग डिमांड है, उसके हिसाब से हमें दिखना पड़ेगा। किसी एग्जाम में 70-30 का रेशियो होता है, हम्म। किसी में 75-25 का रेशियो होता है, तो उसी हिसाब से हमें टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा उसी रेशियो में। तब जाके कहीं ना कहीं हम एक मतलब टारगेट तक पहुंच पाते हैं, हम्म। अचीव कर पाते हैं उसको। यार ये पॉइंट बहुत बढ़िया बताया आपने कि जैसे मान लिया किसी एग्ज़ाम में 100 में से लेकर चले कि 70% टेक्निकल है और 30 नॉन टेक है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि पर डे के शेड्यूल को जब बनाए तो 70-30 हम्म, के रेशियो में तोड़ के बनाए, तो इससे भी एक बढ़िया एक जी हाँ। बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाएगा हमें। जी हाँ। बहुत अच्छे। बेटा ये बताइए कि इस दौरान जब आपने ये 2 साल बहुत डेडिकेशन के साथ में आपने तैयारी की, तो यार समय समय पर लोगों से, अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में, रिलेटिव बहुत सारे होते हैं जो समय समय पर कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलते रहते हैं, और कई बार कितने लंबे समय होता है 2 साल 2.5 साल तैयारी करना कि बंदा कहीं ना कहीं निगेटिव हो ही जाता है। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि डिमोटिवेशन या निगेटिव, ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में भी आई है क्या तैयारी के दौरान में, और अगर आई हैं तो आपने उनसे कैसे ऊपर उठे हैं, उस कमी को कैसे दूर किया है? जी हाँ सर, डिमोड और नेगेटिविटी तो सर बहुत ही ज्यादा रहा है, मतलब टाइम टाइम पे आते ही रहता है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको कितनी जल्दी ओवरकम कर पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर हमें अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है, उसको मेंटेन रखना है और एक टारगेट को अचीव करना है, तो डिमोटिवेशन तो आते ही हैं। जैसे भी हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में फेल होते हैं, उसके बाद डिमोटिवेशन होता है, बट हम उसे जितनी जल्दी ओवरकम कर ले और फिर से अपनी तैयारी को रीस्टार्ट कर दें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे। तो जब आपने ये टीएसडीसी को भी ज्वाइन किया, तो एसजीएनएल को छोड़कर टीएसडीसी ज्वाइन करने का कुछ स्पेशल कारण रहा है? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली एसजेवीएन में क्या था कि इनिशियली वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, देन उसके बाद रेगुलर है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ पॉलिसीज उसकी ऐसी है जो रेगुलर बेसिस के कंपेयर में थोड़ी चीज़ें कम, अलाउंसेस वगैरह, पार्क्स वगैरह, ये चीज़ें नहीं मिल पाती। हम्म। और ये थोड़ी इनसिक्योरिटी वाली बात होती है कि इनसिक्योरिटी वहाँ पे है कि 3 साल बाद 99% चांस है कि हो जाए, 1% ये भी है कि अगर ना करे तो फिर क्या होगा। हम्म। फिर फिर से तैयारी को रीस्टार्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हाँ, 3 साल एस्पिरेंट्स बाद के तो। लिए। बिल्कुल। और फिर एज का भी क्राइटेरिया होता है कि उसके बाद फिर क्या करेंगे अगर नहीं हुआ तो बेसिकली ये रहा कि, और जो टीएचजीसी है अपना वो रेगुलर बेसिस पे है, परमानेंट है, हम्म। तो सारी चीज़ें अपने वो रेगुलर बेसिस पे अलाउड होती है, और सिक्योरिटी पे है सारी चीज़ें। तो यार और तुमने ऑर्गेनाइजेशन तो जॉब के दोनों साथ सेम ही में। है। बोलो बोलो। ऑर्गेनाइजेशन तो दोनों सेम ही है सर, वो भी सेंट्रल पीएससी भी सेंट्रल की कैटेगरी में आता है, ये भी रत्न कैटेगरी में आता है। बट ये रेगुलर बेसिस पे था तो सबसे पहली प्रायोरिटी थी सिक्योरिटी और गवर्नमेंट। मैं यार ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे ना जॉब के साथ में तैयारी का सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं, तो एसजीएनएल में जॉब करना और फिर गवर्नमेंट के एग्जाम को क्रैक करना, ये कैसे मैनेज किया फिर आपने? सर एसजेवीएनएल में स्टार्टिंग में तो जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ स्टेबल होना और थोड़ा टाइम लगता है। बट एक टाइम के बाद जब हम स्टेबल हो जाते हैं तो हमें जॉब के साथ टाइम भी अच्छा मिल जाता है। अगर रियली में कोई बच्चा डेडिकेटेड होता तो होगा तो टाइम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम एक एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक ठाक होता है, और हमें फिर उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है जितना हम स्टार्टिंग इनिशियल फेज में तैयारी करते होते हैं। फिर हम हम्म। 2 घंटा या 3 घंटा अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें और अपने कंटेंट के टच में रहें, तो भी हमारा काम हो जाता है। तो और फिर वहाँ पे हमें टाइम भी ठीक ठाक ही मिल जाता था, क्योंकि ड्यूटी के बाद आपके पास पूरा टाइम है, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, तो ये अच्छा रहा। और फिर इवन ये भी था कि ये जो वैकेंसी थी, एसजेवीएन और टीजीसी दोनों 2023 की वैकेंसी है। हम्म। और एसजेवीएन का थोड़ा पहले हुआ था, आई थिंक ये मई या जून में हुआ था, और टीजीसी की जून में वैकेंसी आई थी, और इसके एग्जाम्स जुलाई में हुए थे। तो दोनों एक ही टाइम मैंने एग्जाम दिया था, तो टाइम भी 1.5 से 2 महीने का मिल गया था, और दोनों सेम टाइम में ही मैंने एग्जाम दिया था। और रिजल्ट में उसी हिसाब से फिर एसजेवीएन का पहले रिजल्ट आया, फिर देन टीजीसी का।
तो ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई नहीं है, क्योंकि मैं उस समय प्रिपरेशन जोन में ही था, मतलब पेज में था। तो इसी रहा। तो बेटा ईएडी के साथ में कब से जुड़े हुए हो? सर पहली बार मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था, डिप्लोमा में ही, जब मैं सिक्स सेमेस्टर में था, 2020। उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था, और मैंने एग्जाम भी तभी दिया था। तो फर्स्ट टाइम मेरे एक दोस्त ने बताया था ईडी के बारे में, इवन आपके बारे में। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, मुझे ये भी नहीं था कि मुझे करना क्या है, मतलब। फिर बातचीत करते करते बताया, तो फिर मैंने आपके लेक्चर्स वगैरह देखने स्टार्ट किए यूट्यूब से ही, मतलब। इवन आपका कोर्स भी था उस समय, लेकिन मैं जानता ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा पहले देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर अच्छा रहा तो फिर आगे अपलोड करते हैं। तो फिर मैंने देखा, फिर समझ में आने लगा, ठीक है ना। स्टार्ट मैंने किया धीरे धीरे यूट्यूब पे। फिर मैंने 2020 में ही, आई थिंक अगस्त या सितंबर में, मैंने कोर्स किया था आपका। लॉन्च हुआ था ईपीपीसीएल जेई 2021 हम्म। के नाम से है। 20 का ही था समथिंग, जो भी, हम्म। याद नहीं है। कोई फिर नहीं। मैंने कोर्स लिया था, लेकिन उसमें मैं सेमेस्टर में था, तो और चूंकि लॉकडाउन भी था, तो ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया था। तो मैंने फिर, जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, जब मैंने एग्जाम्स दिए करीब, और उसके बाद नवंबर में मेरा रिजल्ट आया था, हम्म। तो उसके बाद मैंने मतलब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, मतलब प्रिपरेशन वाली जर्नी जो होती है, मतलब डेडिकेशन तरीके से, नवंबर में। हम्म। और फिर मुझे मौका मिला देहरादून आने का 2021 में, जनवरी में। उस समय यूपीसीएल की वैकेंसी थी, और एग्जाम भी होने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली एग्जाम हुआ नहीं, थोड़ा डिले हो गया था। तो एक बहाना मिल गया था कि मुझे घर से बाहर निकलना, और बाहर निकल के स्टडी करने का। तो वो क्रैश कोर्स के थ्रू, हम्म। तो जनवरी में फिर मैंने देहरादून आके ज्वाइन किया, तब से डेडिकेटली मतलब कंटिन्यू अपनी तैयारी को करता रहा। तो वो वाला फेज एक अलग फेज था, मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ, और 1 ईयर प्रिपरेशन जो मैंने किया था, वो काफी ज्यादा बेनिफिट मुझे उससे मिला वहाँ पे। और एक्चुअल में तैयारी का मतलब भी तभी समझ में आया कि मतलब क्या है। चलो मुझे दीपक ये बताओ कि जब आप तैयारी करते थे बेटा, तो पर डे लगभग कितने आवर आप स्टडी कर लेते थे? सर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस समय तो धीरे धीरे, मतलब स्टार्टिंग में तो इतना नहीं हो पाता था, मतलब 6 से 7 घंटे, 8 घंटे करीब। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा अपने सिलेबस और कंटेंट से जुड़ता रहा, ठीक है ना। और जब मैं देहरादून रह के मैंने तैयारी की थी, तो वहाँ पे फिर धीरे धीरे अपने टाइम को भी इंक्रीज करता रहा। फिर 8 से 10 घंटे, 10 घंटे प्लस, मतलब रेगुलर, आई थिंक 10 प्लस आवर, मतलब डेली का मेरा ये था, मतलब स्टडी टाइम में, जब मैंने स्टार्ट किया था तैयारी को, और देहरादून में रह के। और वो भी वहीं से सीखा था, मतलब जब क्रैश कोर्स में हमने ज्वाइन किया था, तो वहां से काफी ज्यादा, मतलब एक होता है डाइवर्ट, मतलब चेंज हुआ था, मतलब तैयारी का जो फेज, एकदम फेज चेंज हुआ था। तो वहीं से ज्यादा बूस्ट मिला मुझे। और फिर इसे 10 प्लस आवर, मतलब कंटिन्यूटी रही, 6 से 7 मंथ में सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद फिर रिवीजन और प्रैक्टिस। ये बताओ मुझे दीपक कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना, मतलब कुछ मेथड आपने अपनाया या एग्ज़ाम को किस वे में आपने अटेम्प्ट किया? सर एक ही फंडा है, आपने बताया भी था कई बार, और मैं फिर से उसी को रिपीट करना चाहूंगा, कि हम एग्जाम्स को हमेशा राउंड में लेके चलते हैं। आपने मैंने बताया भी है कि एटलीस्ट कम से कम तो किसी भी एग्जाम को भी अगर हमें टैकल करना है, तो कम से कम हमें 2 राउंड तो एटलीस्ट लेके चलने, चाहे कितना भी टाइम हो। आप इस हिसाब से प्रिपेयर करिए अपने आप को, प्रिपेयर रहिए कि आपको 2 अटेम्प्ट तो लेने ही लेने, 2 राउंड एटलीस्ट। तो फर्स्ट राउंड में तो वही हम बेसिक बेसिक जो चीजें होती है, जो हम टू द पॉइंट होती है, या फिर डायरेक्टली हम उसको हिट कर सकते हैं, ठीक है, और 100% एक्यूरेसी के साथ उसको अटेम्प्ट लेना है। फिर देन सेकंड राउंड में जो हम स्किप करते हैं, या फिर जो मार्किंग करते हैं, उसको हमें करना है। अगर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप थर्ड राउंड के लिए जा सकते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में किसी और एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो? तो अभी सोचा नहीं है, लेकिन एक ये है कि बीसीएल की अगर वैकेंसी आती है, तो एक अटेम्प्ट इस बार और लेके देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, अदरवाइज यार ऑलरेडी नो आप पीएसयू प्रॉब्लम। में जॉब कर रहे हो, यूपीपीसीएल में उतनी बढ़िया थोड़ा ना पर्क और फैसिलिटी जितनी टीएसडीसी में मिल जाएगी आपको। हाँ ये चीजें तो है सर, तभी मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट देखते हैं, अगर चांस मिलता है तो
टू बी एक ऑनेस्ट टाइम मैं था। तो सही बताऊंगा कि मतलब टीएसडीसी, अगर जॉब प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, टीएसडीसी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, बीएचएल, ये जॉब प्रोफाइल फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और अपनी लाइफ स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यार ये बहुत बेस्ट जॉब है। मैं ये नहीं बोल रहा ये, लेकिन यूपीपीसीएल में आप देखेंगे ना, जेईओ कोई भी हो ना, एक हेक्टिक शेड्यूल है यार। अब रिकवरी वाला काम भी करना पड़ता है, देखते भी होंगे आप। मतलब ये बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप जहाँ हो वहाँ भी बहुत अच्छे हो। ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम दे देना, क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, अगर टाइम मिला या तो देखते हैं, अदरवाइज नो हाँ प्रॉब्लम है, बढ़िया, अभी अपना आप ठीक है। सैलरी आए रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय करो बढ़िया से यार। तो शादी वादी का क्या प्लान है। सर बातचीत तो चल रही है, घर वाले के ऊपर छोड़ रखा है मैंने। जैसे ही सब कुछ सही रहा तो तो मैं क्या भी प्रेम विवाह नहीं कर रहा है। next- नहीं सर, वैसा तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ, तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो देखते हैं, फैमिली वालों के ऊपर है, वो डिपेंड है। चलो बढ़िया। यार ये बताओ कि जैसे बहुत सारे लोग अफवाह भी फैलाते हैं, मैं सोचा कि ये सवाल तुमसे भी पूछ लूँ। जब बेटा तुम्हारा एसजीएनएल में सिलेक्शन हुआ, टीएसडीसी में सिलेक्शन हुआ, तो ईएडी की ओर से कभी आपको कोई ऑफर किया गया, कभी कोई अमाउंट या ये कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब इस तरह का कुछ हुआ। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई सिलेक्शन को हमने पैसे दे दिए या खरीद लिया, ऐसा कुछ हुआ। नहीं सर, ये बातें बिल्कुल बकवास है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। और जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, आई थिंक। बहुत सारे जैसे आजकल अलग अलग लोग हैं, तो मेरा तो बोलना ये होता है कि भाई हम बच्चे को देते नहीं, बच्चे को एक हमारे पास जो थोड़े बहुत नॉलेज होती है, एक डायरेक्शन होती है, हम सभी अध्यापक गण मिलके वो बच्चे को दे देते हैं भाई। अब इसके बाद सिलेक्शन के बाद बच्चे को सर देते थोड़ा ही, हम तो बच्चे से उल्टा लेते हैं भाई। हम तो बोलते हैं बच्चे पार्टी वार्टी कर भाई, तो हम देते थोड़े, हम तो लेते हैं उल्टा बच्चे से। बिल्कुल सर। सर आपके साथ तो ऐसा है कि जब मैं देहरादून में था तभी से काफी अच्छा अटैचमेंट हो गया था, और एक टीचर और पेरेंट्स के साथ साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी था, तो ये सब चीजें तो पता नहीं क्या। अब यार वही ना, देखो मैं ये बोलता हूँ ना कि जैसे हम सभी टीचर हैं, जैसे ईएडी में हमारा बच्चे के साथ में जो एक रिलेशन है ना, उसकी परिभाषा या तो हमें पता है या हमारे बच्चों को पता है, उसकी परिभाषा जी बाकी और कोई समझ नहीं सकते। और वो इसलिए है डेफिनेशन, क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों के साथ में ईमानदार और हमारे विद्यार्थी हमारे लिए ईमानदार है। बिल्कुल सर। तब मैं तो हमेशा से चाहता था कि जब भी मैं देखता था आपके इंटरव्यू सेशन वगैरह, तो हमेशा सोचता था कि कहीं ना कहीं मैं भी एक बार, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगा। तो उसी के लिए मतलब इतनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी की, और फाइनली अब सिलेक्टेड। और आज वो मतलब एक तरह से इंटरेक्शन करने का, तो इसमें तो सर ये पैसे वाली और ये बाकी चीजें। दीपक बेटा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एक स्टूडेंट को जेई का एग्ज़ाम पास करने के लिए, माना कोई अभी डिप्लोमा पास आउट करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहा है, तो लगभग कितना समय उसको देना चाहिए तैयारी को, टू बी ऑनेस्ट कि उसका कुछ एग्ज़ाम पास करने का एक चांसेस बन जाए कुछ। सर कम से कम 1.5 ईयर, कम से कम, मतलब इतना। अगर वो डेडिकेटली प्रिपरेशन करता है तो इस बीच में उसे सारी चीज़ों को मतलब अलग रख देना चाहिए, अगर सीरियसली, अगर वो अपने करियर को लेकर अगर सीरियस है तो कम से कम तो 1 ईयर, कम से कम, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। क्योंकि मेहनत के साथ थोड़े लक भी फैक्टर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, हम्म। मैं ये मानता हूँ। तो मतलब 1.5 साल तो देना ही भी चाहिए। और आजकल सिलेबस भी जैसे बहुत ज़्यादा वेरी भी करता है, और सिलेबस बढ़ा भी है। और बिल्कुल सर। जेई में देखा जाए तो सिलेबस पहले के कंपैरिजन में काफ़ी चेंज भी है और सवालों का लेवल भी बढ़ा है, तो कम जी से कम 1.5 साल तो डेफिनेटली देना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा बहुत वाइड दीपक, सिलेबस है सर, टेक्निकल में अपने आप इतना बड़ा है कि। बेटा ये बताओ कि
अभी आपके जानने में कौन कौन लोग हैं जो आप लोग साथ में पढ़ते थे ईएडी के स्टूडेंट, और आज कौन कौन इनमें से सेलेक्ट है? हम्म, सर मेरे सर्कल में अभी एक तो हम सेम बैच के थे, क्रैश कोर्स के साथ क्रैश कोर्स में ही जुड़े थे। एक तो हिमांशु हम्म। हिमांशु यादव जो ऑफिशियल जेई में है करंटली, 2022 के बैच में सिलेक्शन हुआ उसका। हम्म। और इवन मैं भी उस समय रह गया था। सेम शिफ्ट में थे हम लोग, तो 5 नंबर से मेरा रह गया था हार्ड शिफ्ट में। तो हम्म। उसका हो गया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा रह गया था उस समय। और अभी एक आकाश भी सेम हम्म। बैच में मिला था, एक क्रैश कोर्स के थ्रू ही मिले थे हम हम्म। उसी में। अच्छा, आकाश और तो तुम तो साथ ये में ही दो हो ना लोगों को, आजकल? हाँ, दोनों साथ में ही है लोगों बढ़िया। का। और एक मैं तीसरा। चलो बढ़िया यार, जितने लोग तुम भी। हम्म, अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप लोग उस क्रैश कोर्स में जितने भी आए थे उस दौरान पढ़ने के लिए, जितने भी मेरे कांटेक्ट में हैं, कहीं ना कहीं सभी बच्चे प्लेस्ड थे उसमें। जैसे अमित वगैरह भी थे आप लोगों के साथ में, तो वो भी प्लेस्ड है ऑलरेडी। मतलब बढ़िया निकले आप लोग सब, उस बैच के जो स्टूडेंट रहे वो बढ़िया निकले हैं। हम्म। सर जब मैं आया था तो उस समय तो मैं फ्रेशर ही था, जस्ट 20 में पास आउट किया था और हम्म। 21 में मैंने ज्वाइन किया था। और हम्म। बाकी जितने भी लोग थे सब 2 साल 3 साल सीनियर थे मेरे से। हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा होपलेस और नर्वस हो गया था वहाँ पे आके ना, कि इन लोग वो मेरे से इतने सीनियर है, मेरे से इतने आगे हैं, पता नहीं मैं मतलब कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स में इतनी तेजी से चीज़ें चल रही थी कि मेरे तो आधी ऊपर से निकल जा रही थी। जो फॉर्मूले और रिवीजन वगैरह इतने क्विक चल रहा था, तो बेसिक के अलावा मतलब सारी चीज़ें मेरे ऊपर से जा रही थी मतलब। तो मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने टाइम दिया। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज टाइम मांगती है, अगर जिस चीज को तुम टाइम देते हो वो चीज तुम्हारी हो जाती है। बस सेम चीज है हमारे साथ। मैंने टाइम दिया, मेहनत किया, और फिर एट द एंड मतलब रिजल्ट आपके सामने है। बढ़िया यार। तो दीपक बेटा, आप ईडी परिवार आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता रहेगा, और बाबा केदारनाथ जी से ये प्रार्थना हमेशा रहेगी कि आप ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें, और जिस भी कार्य की आप शुरुआत करें उसमें आपको सफलता बस मिलती रहे। हमेशा जीवन में खुश रहें, बिंदास रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट आप स्वस्थ रहें। ऐसे ही बाबा से प्रार्थना करते हैं। आप ईडी थैंक परिवार यू का ये सो मच साथ, सर। आपका हमारा ये साथ सदैव जीवन भर बना रहेगा। और कहीं ना कहीं गुरु के लिए यही चीज़ मैं इम्पोर्टेंट भी है कि उसके विद्यार्थी जहाँ भी रहें वो हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। बस यही एक आपके लिए प्रार्थना और दुआएं हमेशा दिल से बनी रहेगी। ये सेशन में आप बने, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सर 1 मिनट मैं कुछ कहना और दिखाना चाहूंगा। हाँ कुछ हाँ। लाया था मैं। और सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच आपको एंड ईएडी टीम को पूरी। और ये स्पेशली आप एंड शैलेंद्र सर। हाँ। मिल तो नहीं पाया, बट मतलब जो मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन वो वहीं से की थी, और कहीं ना कहीं मेरा बेस और कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुए वो वहीं से हुआ। लेकिन आज तो काफी आगे बढ़ चुका है परिवार। तो सर मैंने कुछ लाया था कि मतलब जो मेरे सहपाठी हैं या फिर जो साथ के मतलब दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ अचीव किया है तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है सर, रिज्यूम का। अरे यार ये वाह, बहुत बढ़िया। और और सर दूसरा ये भी मैं लाया था, ये पीएचडीसी का। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया सर यार। इससे बड़ा मोटिवेशन सर एक एस्पिरेंट्स के लिए कुछ नहीं हो सकता, तो अगर ये मैं अचीव कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मतलब बात है थैंक यार। यू सर, हमेशा ये अपने साथ लेके चलता हूँ ना, क्योंकि इसके लिए ना बहुत मेहनत की बहुत है। बहुत एफर्ट और फाइनली मेहनत आज। की है। और मैंने देखा वो जो तुम मेरे लिए कप लेके आया था ना। जी सर। अब मैं वही तो बोलता हूँ, मैंने कहा यार हम अपने बच्चों के लिए या हमारे बच्चे हमारे लिए क्या है ना, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। हम्म, अ, चलो फिर बेटा, मीटिंग का अपना स्टैंड करते हैं, बाकी तो नॉर्मल फ़ोन पे हमेशा कांटेक्ट बना रहेगा। आप भी आराम करो। आप भी अपना खाना वाना लंच वंच सब हो गया था? हाँ सर, बस वेट कर रहा था मैं सर कि कब वहां से कॉल आएगा, और मैं इस मीटिंग का ही वेट कर रहा था तो खाना क्या सुबह से। बाहर से, मतलब मैस वगैरह है कि खुद ही बनाते हो? मैथ्स मैथ्स है इनका, कैंटीन है टीजीसी का, तो वहीं पे खाते हैं। कहाँ, यही भागीरथीपुरम में? हाँ।
लोकेशन बहुत बढ़िया है यार, भगवती शाम पुल। को तुम लोग बाहर निकला करो, रास्तों पे बहुत अच्छी लोकेशन है। हाँ सर, बहुत अच्छा है वहाँ से। इवन इससे पहले मैं मोरी में पोस्टर था, तो वहाँ से तो बहुत बेहतर ही है। काफी डेवलप भी है, और हर चीज़ की कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक ठाक। और हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी इनका काफी अच्छा है वहाँ से तो। तो घर बस छोटा पहुंचने प्रोजेक्ट था, में, इस वजह से ये। वहां से घर जाने में 6-7 घंटे लग जाते होंगे तुम्हें, या ज़्यादा लग जाते हैं? हाँ, इतना लग जाएगा, 7 to 8 आवर्स, 8 आवर्स लग जाएगा। कनेक्टिविटी बढ़िया है वहां से। ये मानो 2.5-3 घंटे ऋषिकेश, ऋषिकेश से सीधे अपने गाड़ी, या हरिद्वार से गाड़ी पकड़ो सीधे। हरिद्वार से भी हम्म। डायरेक्ट। चलो बेटा, बिंदास रहो, ऐसे खुश रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक थैंक यू सो मच सर।